नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और मैं हूं आपके सामने हृदय मिश्रा और आज की कुछ हम लोग करंट अफेयर पर चर्चा करें। लेकिन उसके पहले आपने देखा कि 6 और 7 तारीख की रात में एक ऑपरेशन चलाया गया भारतीय सेना के द्वारा, जिसका नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन सिंदूर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं इस बात के लिए कि कम से कम ये एक बड़ा काम जो है किया गया भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है। और उस पर हमने एक प्रश्न भी बनाया हुआ है। चलिए, तो आज हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, जहां पर देश और पूरे इस देश को जो है मजबूर होना पड़ा अपने आप में एक तरीके से कि भाई कुछ भी करो लेकिन मामला जो है पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए। और लोगों की संवेदनाएं जो है बहुत ही बड़ी रही अपने आप में। सबसे बड़ी बात है वैश्विक पटल पर जो है लोगों का साथ बहुत मजबूती के साथ मिला। अभी आगे हम उस पर जो है चर्चा करेंगे, फिर हम आगे भी देखेंगे क्या कुछ हमें इस पर डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए, तो आज क्या है? 8 मई है और आज हम लोग सबसे पहले करेंगे रिवीजन लास्ट डे का। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण किया। मैंने कल आपको समझाया था। और जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में अंगोला के राष्ट्रपति जो आओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंसो से मुलाकात की। इसके अलावा योग की प्रख्यात साधक, आप जानते हो कि आध्यात्मिक गुरु बाबा शिवानंद जी का जो है 128 वर्ष की आयु में क्या हुआ? वाराणसी में निधन हो गया। कल मैंने आपको बताया था कि इनको पद्मश्री दिया गया था। कब, किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे इसका उत्तर जरूर बताइएगा अपने आप में, ठीक है। कल इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में समझाया था। आगे, सिंगापुर में हुए आम चुनाव में सत्तारूढ़ पीपल्स एक्शन पार्टी ने एक बार फिर बड़ी जीत हासिल की और प्रधानमंत्री लॉरेंस बोक की पार्टी ने जो है 97 में से 87 सीट जीत हासिल कर ली। तो ये क्या बन गए? पीएम बन गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में भारत जापान रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुए और नाकातानी जेन ने पहलगाम हमले के मद्देनजर भारत के साथ एकजुटता की और भारत को पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की। भैया ऐसा देखो मामला जो है सही होना चाहिए। और मीटिंग में कहा गया कि भैया इसका मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक ने 2025 के अंत तक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए को पूरा करने के लिए अपनी साझा सहमति क्या कर दी है? व्यक्त कर दी है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं, जो कि आपको याद रखने भी चाहिए। और अब हम आते हैं सीधे लास्ट पॉइंट पर। 2 बचे हैं हमारे को चिनाव नदी पर बने सलाल बांध, इसको कल हमने आपको समझाया था कि सभी गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे रियासी जिले में जलस्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। वहीं रामबन में चिनाव नदी पर बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के जल प्रवाह को भी रोका गया है। तो ये सारे आप जानते हो कि नदी समझौता जो रद्द किया गया था उसी के एवज में जो है ये सब चीजें की जा रही हैं। पद्मश्री पुरस्कार विजेता केवी राविया का निधन हो गया है। ये जो है एक प्रमुख समाज सेवी थी और इन्होंने पोलियो के खिलाफ एक व्यापक स्तर पर काम किया। एजुकेशन सेक्टर में भी इन्होंने व्यापक स्तर पर काम किया, ठीक है। ये हमने लास्ट डे में पढ़ा था। अब हम आते हैं आज के प्रश्न पर। लेकिन उसके पहले आप जानते होंगे कल मैंने प्रश्न पूछा था कि बताओ महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? आप सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया। आप सभी लोगों को इसके लिए शुभकामनाएं। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सत्य शोधक समाज, यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की जो है स्थापना की गई थी। और एक बात ध्यान रखिएगा, महात्मा ज्योतिबा फुले पर शॉर्ट नोट्स आपके हिस्ट्री में आ सकता है और सत्य शोधक समाज पर भी क्या कहते हैं? शॉर्ट नोट्स आ सकता है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस पर नोट्स जरूर बना लेंगे। तो ये आप सबका टास्क नंबर 1 है, यानी कि होमवर्क है। क्या होमवर्क है? जो लोग भी चैनल पर नए हैं, ठीक है, मेरा वीडियो पहली बार दे रहे हैं, उनको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग क्या करिए? 2 कॉपी बना लीजिए। क्या? 2 कॉपी बनाइए आप, ठीक है। एक कॉपी नंबर क्या? 1, ठीक। और कॉपी नंबर आपका क्या? 2। इन दोनों में क्या करना है आपको? इन दोनों में आपको करना यह है, सबसे पहली बात तो यह कि कॉपी जो बनाइएगा वो ब्लैंक पेपर की बनाइएगा, लाइनिंग वाली मत लीजिएगा। क्योंकि अगर आप पीसीएस का एग्जाम देंगे, बिहार का देंगे, यूपीएससी का देंगे, तो आप वहां पाएंगे कि ब्लैंक पेपर की कॉपी होती है वहां पे, ठीक है। तो इस कॉपी में क्या करना है? जो मैं टास्क देता हूं कि भैया ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, इसको आपको तैयार कर लेना। टास्क यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं होमवर्क, एक तरीके से। क्या? होमवर्क। तो कॉपी नंबर 1 में आप क्या करिएगा? हमारे होमवर्क को लिखिएगा। जो मैं आपसे कहता रहता हूं भाई आज के करंट के वीडियो में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर नोट्स बना लीजिए या तैयार कर लीजिए। तो कॉपी 1 में आप ये काम करिएगा।
आप कहेंगे सर कॉपी 2 में क्या कीजिएगा, तो कॉपी 2 में आपको क्या काम करना है, इसमें आपको जो है, जो मैं इस वीडियो के अंत में जो मैं निबंध का टॉपिक देता हूं, है ना, देता हूं नहीं देता हूं, निबंध का टॉपिक और पीसीएस या यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रश्न जो है आपको देता हूं लिखने के लिए, ठीक है। तो निबंध और पीसीएस मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप लोग यहां पर लिखा करिए। तो 2 कॉपी आपको बना के चलनी है साथ साथ में मेरे, ठीक है। तो अभी हमने जो आपको होमवर्क दिया कि आप सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फुले पर क्या करिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब आइए, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की समिति की बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई है। आप जानते हो कि नए निदेशक की नियुक्ति का मामला अभी चल रहा है और ऐसे में एक समिति का गठन किया गया था। तो पीएम मोदी ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति समिति की बैठक की अध्यक्षता की है और नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। क्योंकि भैया सिंपल बात है, सीबीआई अपने आप में क्या है, बड़ी एजेंसी होती है। हालांकि सीबीआई पर कई बार जो है क्रॉस क्वेश्चन क्या मतलब एक तरीके से उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया, क्रॉस क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाया गया, ठीक है। क्यों लगाया गया, क्योंकि इस पर क्या कहा गया, एक तोते का पिंजड़ा वाले एक सबने जो क्या कहते हैं सुना होगा स्टेटमेंट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था और विगत सरकार के कार्यकाल में ये बात उठी थी, आप जानते होंगे। हालांकि सीबीआई को सब सरकार यूज करती हैं, ऐसा कई बार आरोप भी लगता है। वर्तमान सरकार पर भी सीबी और ईडी जैसे बड़ी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था, ठीक है। वो पॉलिटिक्स का मुद्दा, हमें इस पर नहीं आना, लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना है कि सीबीआई क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और जब इसके निदेशक की नियुक्ति की जाती है तो उसमें कौन कौन से नेता होते हैं। तो इसमें पीएम मोदी के साथ में यानी प्रधानमंत्री के साथ में विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं और विपक्ष के नेता वर्तमान में कौन है, आपके प्यारे से राहुल गांधी जी हैं, ठीक है। तो वो भी इसमें शामिल हुए थे। बैठक में अगले सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर विचार विमर्श किया गया। देखो सीबीआई अपने बहुत बड़ी एजेंसी भाई साहब, और सीबीआई और ईडी से ऐसा कोई नेता कोई मिनिस्टर नहीं जो नहीं डरता है भाई साहब। खतरनाक है अपने आप में। तुम कितना ही करप्शन क्यों ना करोगे, पाताल के खोद के निकालेगी और कहेगी भैया तुमने करप्शन किया है। सीबीआई ईडी बहुत बड़ी संस्था अपने आप पे इस मामले में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सब नेता डर जाते हैं, ठीक है, सीबीआई के नाम पे। चलिए, तो निवर्तमान सीबीआई निदेशक कौन है, प्रवीण सूद का कार्यकाल इस महीने की 25 तारीख यानी कि 25 मई को समाप्त हो रहा। तो उसके बाद सिंपल सी बात है, नए निदेशक की नियुक्ति करनी है और इसके लिए समिति का गठन किया गया था, यानी कि बैठक हुई थी अभी। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति 3 सदस्यों की समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार करती है। नंबर 1, प्रधानमंत्री इस समिति के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और इसमें विपक्ष के नेता, ठीक, और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। सबसे बड़ी बात देखो कितना बड़ा पद है अपने आप में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें शामिल होता है और विपक्ष का नेता यानी कि राहुल गांधी इसमें। सीबीआई के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो सीबीआई की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1963 को होती है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसकी जड़ें 1941 में बनी, ठीक है, यानी कि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट में है। मुख्यालय इसका कहां पर है, नई दिल्ली में है। यह भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। कार्य और जिम्मेदारियां सीबीआई क्या है, तो आप जानते होंगे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना होता है, आर्थिक अपराध जैसे बैंक धोखाधड़ी, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग आदि इनकी जांच करना, गंभीर अपराध जैसे हत्या, अपहरण, आतंकवाद आदि, इन सभी पर जो है क्या कहते हैं सरकार काम करती है। हालांकि इन पर जो है काम राज्य सरकार की अनुमति से की जाती है, ठीक है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जांच करना, ये सारा काम सीबीआई का होता है, ठीक है। और नियंत्रण एवं प्रशासन कौन करता है, यानी कि कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है इस पे, तो सीबीआई कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक विभाग के अधीन कार्य करती है, लेकिन यह स्वतंत्र रूप से कार्य करती है अपने आप। सीबीआई स्वतंत्र तो है लेकिन थोड़ा सा इस पर चाबुक चलता रहता है, ठीक है। अब बताइए सीबीआई के संदर्भ में लिखे कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति 3 सदस्यों की समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार करती है। बिल्कुल सही बात है। 3 सदस्यों की कमेटी होती है और इसी के सिफारिश पर केंद्र सरकार इसको निर्णय देती है, ठीक है। सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। बिल्कुल हुई थी, सही बात है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। तो 1 और 2 दोनों कथन क्या आपके सही हैं, बस हो गया। 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है, आप जानते होंगे। तो संचार मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा नई दिल्ली में 6 मई को 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया गया, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। कौन संचार मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। ये आप इनको देखते हैं, पहले ये कांग्रेस गवर्नमेंट में थी और उसके बाद में फिर बीजेपी में आ गए थे। पता है नहीं पता है, खतरनाक आदमी भाई, अच्छे हैं, बढ़िया काम करते हैं। देश में 1 अरब 20 करोड़ मोबाइल उपयोग करता है, ये डेटा सामने यहां पर दिया गया है। क्योंकि आप जानते हो कि संचार टेलीकॉम सेक्टर अपने यहाँ पे बहुत तेजी के साथ क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। तो कुछ डेटा दिया गया कि 1 अरब 20 करोड़ मोबाइल उपयोग करता है
ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं की संख्या एक दशक पहले के 8 मिलियन उपयोगकर्ताओं से बढ़कर आज 950 मिलियन से अधिक हो गई है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत कम समय में इतना बड़ा अंतर देखने को मिला है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 250 मिलियन से बढ़कर के 970 मिलियन हो गई है। ये सब आप जानते होंगे किस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर आगे बढ़ रहा है, डिजिटलाइजेशन को सरकार प्रमोट कर रही है। और ऐसे में आप देख रहे होंगे कि बताओ, इंटरनेट पहले 250 मिलियन लोग प्रयोग करते थे और कितना हो रहा है 970। भाई साहब जो है 3 गुना से ऊपर का जो है अंतर आपको देखने को मिल रहा है यहां पे, तो बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। चलिए, भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन टेलीकॉम निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा। और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम ने भारतीय टेलीकॉम उपकरणों और सॉफ्टवेयर विनिर्माताओं और आईसीटी सर्विस सॉल्यूशंस प्रदाताओं के साथ कारोबारी बैठकों में शामिल के संभावित क्रेताओं को एक मंच प्रदान करेगा अपने आप में। और बाकी कई सारी चीजें इसमें लिखेंगे, क्या क्या इसमें हुआ था, ये सारे पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो अब बताइए, प्रश्न संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने के द्वारा नई दिल्ली में 6 मई 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया गया। 6 मई को कर दीजिएगा। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन टेलीकॉम निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया। मैंने अभी देखो लास्ट में पढ़ा था पॉइंट ये। आगे, इसमें भारत के अग्रणी टेलीकॉम विनिर्माता और सूचना प्रौद्योगिकी सर्विस प्रदाता अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन किया। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों कथन सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए, हांगकांग के सोथवी ऑक्शन हाउस से पवित्र पिपराहवा अवशेष की नीलामी रोकने के लिए कई कदम जो है उठाए गए हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, पवित्र जो पिपराहवा अवशेष है इसकी नीलामी नहीं की जाए, इसके लिए संस्कृति मंत्रालय ने व्यापक स्तर पर कदम उठाया हुआ है, ठीक है। तो संस्कृति मंत्रालय ने हांगकांग के सोथवी ऑक्शन हाउस से पवित्र पिपराहवा अवशेषों की नीलामी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। और आप जानते होंगे इसके बारे में कि 1898 यानी कि 1898 में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपराहवा स्तूप से निकले इन अवशेषों का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। भाई हमारे लिए कल्चरल महत्व इसका बहुत है, इसके लिए इसकी नीलामी ना की जाए। और इसके लिए संस्कृति मंत्रालय ने यानी कि कल्चरल मिनिस्ट्री ने व्यापक स्तर पर काम किया इसके लिए, ठीक है। तो अब आपका ध्यान रखिएगा कि ये पूछ लेगा कि भैया पिपराहवा स्तूप से जो निकले ये अवशेष हैं, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन दे देगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या कुछ कोई अन्य चीज दे देगा, या सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसा कुछ बोल देगा। तो ये जो अवशेष हैं वो भैया वो भगवान बुद्ध से संबंधित हैं, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। बात भगवान बुद्ध की आ गई है तो महात्मा बुद्ध के बारे में आप लोग जो क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। महात्मा बुद्ध के बारे में मतलब कि नहीं, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लीजिएगा। मैंने परसों नरसों भी कहा था कि बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल कुछ का चैप्टर, गुप्त काल का कुछ चैप्टर, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग प्लीज इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिटेन के संस्कृति मंत्री के साथ मुद्दा उठाया तथा नीलामी तुरंत रोकने और ऐतिहासिक अवशेष लौटाने की व्यवस्था करने को कहा। भैया ये हमारी संस्कृति से संबंधित है, आप नीलामी मत करिए, हमको लौटा दीजिए इसको, ठीक है। ब्रिटेन के संस्कृति मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनुपालन करेगा अपने यहाँ पे, ठीक है, बस हो गया। अच्छा, इसी के तहत आप जानते होंगे एक अभी अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। आपको पता है ना कि जो भी हमारे लक्ष्य क्या कहते हैं, जो भी हमारे जो है जो चीजें हमारे हैं, धरोहर है हमारे यहाँ के देश की, जो हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक गतिविधियों को प्रदर्शित करने का काम करते हैं, ऐसे चीजों को जो है अमेरिका वापस लौटाएगा, जो कि क्या हुआ है, किसी गलत तरीके से जो है वहां पर गया हुआ है, ठीक है, अवैध व्यापार के थ्रू वहां पर गया हुआ है। तो अमेरिका के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके लिए जो है इंटरपोल से लेकर के और क्या कहते हैं बाकी अन्य जो बड़ी संस्थाएं सब लोग मिलकर इसमें काम करेंगे। मैंने कराया था आपको इस प्रश्न को, ठीक है, याद होगा आपको अगर तो। चलिए, कौन सा कथन सही है? नंबर 1, संस्कृति मंत्रालय ने हांगकांग के सोथवी ऑक्शन हाउस में पवित्र पिपराहवा अवशेषों की नीलामी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं, ठीक बात है। 1898 में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपराहवा स्तूप से निकले इन अवशेषों का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है, बिल्कुल सही बात है भैया। अगर इतना महत्व है तभी तो हम चाहते हैं कि हमको दो नीलामी रोक दो, ठीक है। तो अब दोनों कथन सही हैं, अब कोर्ट में देकर देखेंगे तो पाएंगे सी इज द राइट आंसर, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए,
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनना है भाई साहब। आप जानते हो कि सरकार लगातार जो है क्या करे, इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत कर रही है। तो आइए डेटा इसको हम देख लेते हैं। तो भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। बहुत बड़ी बात है। सरकार स्टार्टअप के लिए लगातार प्रयास करती रहती है और इसके लिए बहुत सारे जो है युवा लोग इसमें सक्सेस भी हुए हैं और अभी व्यापक स्तर पर हाल फिलहाल में बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियां खुली, आप जानते होंगे, और कई सारी यूनिकॉर्न कंपनियां बनी। ठीक है, यूनिकॉर्न मतलब समझते हैं, बहुत अच्छी कंपनी होती है भाई साहब, बहुत बड़ी कंपनी मानते हैं। जैसे पीडब्ल्यू एडटेक कंपनी, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला यूनिकॉर्न कंपनी अपने आप में। ठीक है, हालांकि टारगेट तो मेरा भी, मैं भी अपनी कंपनी खोलूं और क्या कहते हैं यूनिकॉर्न बनाऊं, लक्ष्य आगे मेरा यही है। देखते हैं कि क्या कुछ होता है। अगर आप लोगों का साथ, शुभकामनाएं और आशीर्वाद रहा, बखूबी इसको हमने करेंगे। देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो कंपनी स्टैब्लिश नहीं की, लेकिन हाँ आगे जो है यूनिकॉर्न बनाने का मेरा सपना है। देखते हैं मैं इसको कितना ज्यादा अच्छे से कर पाता हूं। खैर, आपकी दुआएं रही तो जरूर कर पाऊंगा। एक काम बुक वाला, मेरा बुक्स वाला, ठीक है, एक काम जो बुक्स पर मैं काम करने वाला हूं, और एक काम ये अपनी कंपनी वाला, यूनिकॉर्न वाला। इस पर दो ये मेरे बड़े प्रोजेक्ट हैं। देखते हैं इस पर कितना काम होता है। सबसे बड़ी बात है, इसका जो बेनिफिट होगा, इसका जो प्रॉफिट होगा, ये खुद के लिए नहीं होगा, ये होगा देश के लिए, समाज के लिए, या उन लोगों के लिए जिनके आंखों में आंसू आते हैं, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट सिर्फ पैसे की वजह से नहीं आती है। ठीक है, उनके लिए होगा। तो इस पर मैं काम करना चाहूंगा और आपसे आशीर्वाद मैं यही चाहता हूं आप लोगों से कि कम से कम इसमें जो है चीजें मेरी बेहतर हों। खैर, आगे का प्लान है, मैंने ओपन कर दिया आपके सामने, क्योंकि आप हमारे अपने हैं और अपनों को बताने में कुछ चीजें कहते हैं गलत नहीं होती। अपनों का आशीर्वाद, अपनों का सपोर्ट ही मिलता है। देखते हैं इसमें क्या कुछ हम लोग कर पाते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर प्लान क्यों बता दिया? अरे कुछ नहीं यार, ठीक है, अपने चलना चाहिए, प्लान बताना चाहिए, छिपा के कुछ नहीं करना चाहिए। अरे नहीं नहीं हम तो ये नहीं करेंगे। अरे ठीक है, बताओ यार, है ना, बता दोगे तो कम से कम एक प्रेशर महसूस होगा कि यार पब्लिकली हमने कहा था कि काम करेंगे, हम नहीं किया। जैसे आज जब आप तैयारी करना है तो पापा से कह के आइए माता से, पापा जी हम बाहर जा रहे हैं तो हम सिलेक्शन लेके ही तब आएंगे। ये नहीं कि एकदम ऐ भी मुंह उठा चले। अरे जिद होना चाहिए। 10 लोग के बीच में कहो कि हाँ कर लेंगे हम काम। जब ये काम कहोगे आप तो आपके भीतर एक असीम ऊर्जा का संचार होगा, नहीं यार कमिटमेंट किया है यार। किसी से प्यार में तो बोलते होगे ना, किसी से फोन बतियाते समय कहते होगे हाँ 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 यस मैं साथ हूं, मैं कर लूंगा, तुम साथ दो तो मैं कर लूंगा, ये कहते हो ना। ये क्यों कहते हो? क्योंकि एक विश्वास सामने वाले के प्रति होता है और सामने वाला अगर आपके प्रति विश्वास बनाता है तो निश्चित तौर पर आप बड़ी से बड़ी मंजिल को आप पा सकते हैं। लेकिन रिश्ता कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। हमारे आपके संबंध कैसे मजबूत हैं? आपका साथ रहा तो बखूबी कर लेंगे। आपने जो सोचा होगा आपको साथ मिलेगा तो आप कर लेंगे। जैसे पढ़ाई में मैं आपके साथ हूं, मुझे आप पर यकीन है कि आप पीसीएस के एग्जाम को और एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे, तो आप यकीन मानिएगा आप कर लेंगे। तो मेरा साथ आपके साथ हमेशा है। नंबर आईडी आप लोग मेरा जानते हैं, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे नंबर भी लिख दूंगा, ठीक है, ले लीजिएगा। चलिए बात समझ आ गई। चलिए, तो सरकार स्टार्टअप के लिए व्यापक स्तर पर काम करिए। अभी हाल ही में आप जानते हो कि मुख्यमंत्री की तरफ से भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से भी घोषणा की गई थी कि 5 लाख तक का लोन विदाउट इंटरेस्ट दिया जाएगा। संभवतः आप जानते होंगे। तो ये सारे कदम जो है उठाती हैं सरकारें। ठीक है, गेल की स्टार्टअप योजना, ये देखिए, अच्छा एक पॉइंट यहां देखिए, सरकारी कंपनी जो गेल है, गेल इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 में अपने स्टार्टअप निवेश फंड को 100 करोड़ से बढ़ा करके 500 करोड़ रुपए कर दिया है। बड़ी बात है अपने आप में। गेल की स्टार्टअप योजना पंख, ये योजना है गेल की पंख, खासतौर पर युवाओं के नए विचारों को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे ऊर्जा के क्षेत्र में इनोवेशन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके। ऑपरेशन पंख के बारे में भी हम थोड़ा सा इसको देख लेंगे आगे। ठीक है, चलिए। गेल ने अब तक प्राकृतिक गैस, ठीक, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, पेट्रोकेमिकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी और ऊर्जा भंडार जैसे क्षेत्रों में 38 स्टार्टअप का समर्थन किया है। ध्यान दीजिएगा, इन स्टार्टअप्स ने पिछले 3 वर्षों में लगभग 1000 लोगों को रोजगार दिया। इसके अलावा देश की 6 सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने भी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अब तक 550 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जिसमें से 290 करोड़ रुपए का निवेश 303 स्टार्टअप्स में किया जा चुका है। बड़ी बात है अपने आप में। स्टार्टअप इस समय देश में बहुत तेजी से चल रहा है और युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिल रहा है और वो स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गेल की पंख स्टार्टअप योजना को देख लीजिए यहां पर क्या है ये। तो गेल की पंख स्टार्टअप योजना एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे नवाचार को बढ़ावा देने, उभरते उद्यमों को समर्थन देने, कि जो भी नई इंडस्ट्रीज बन रही है उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से जुलाई 2017 में शुरू किया गया था। यानी कि आप अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, कोई नया इनोवेशन कर रहे हैं, तो ये क्या करती है? सपोर्ट करती है आपको। बड़ी अच्छी बात। पंख, पंख मतलब क्या होता है? उड़ना होता है ना, पंख मतलब उड़ना एक तरीके से।
पक्षी पंख का क्या उपयोग करते हैं? उड़ने के लिए करते हैं। तो यानी कि आप उड़ो आसमां में, आप उड़ो सफलता के बीच में। ये जो है गेल इस पंख योजना के माध्यम से, स्टार्टअप योजना के माध्यम से सपोर्ट करती है। इस योजना के तहत गेल ने 500 करोड़ रुपए का एक कोष स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत स्टार्टअप्स में निवेश करना। यानी कि क्या करती है, अगर कोई अलग अलग स्टार्टअप्स हैं, ए नाम के, बी नाम के, सी नाम के, तो ये क्या करती है, ये जो कोष स्थापित किया गया है 500 करोड़ रुपए का, इसी कोष के माध्यम से इसमें क्या करती है, ये इन्वेस्टमेंट करती है, निवेश करती है, ताकि ये जो स्टार्टअप्स नए नए उभर रहे हैं इनको प्रोत्साहन मिले और ये स्टार्टअप क्या हो, आगे बढ़े अपने आप। तो बड़ी अच्छी योजना है अपने आप में। सरकार भी इसी तरीके से कई सारे कार्यक्रम चला रही है, आप जानते होंगे, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे कोई अन्य योजनाएं हो, अलग अलग स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अलग अलग राज्य सरकार जो है इस पर व्यापक स्तर पर काम करनी है, आप सभी लोग इसको जानते होंगे। ठीक है, इसीलिए भारत का स्टार्टअप क्या हुआ है, नंबर 1 पर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कगार पर चल रहा है। चलिए अब आप बताइए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया, तीसरा नंबर पर है। गेल की स्टार्टअप योजना पंख खास तौर पर युवाओं के नए विचारों को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे ऊर्जा के क्षेत्र में इनोवेशन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे। यानी कि एनर्जी की फील्ड में अगर आप युवा हैं और एनर्जी के फील्ड में अगर कैरियर बनाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो जो गेल की पंख योजना स्टार्टअप योजना है उसके माध्यम से आपको जो उन्होंने कोष स्थापित किया, उस कोष के माध्यम से आपके यहां पर इन्वेस्ट करेगी वो जो है क्या कहते हैं, गेल, और आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे पॉइंट आपको विशेष तौर पर यहां पर क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि दोनों कथन क्या आपके लिए सही हैं। ठीक है, चलिए भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान, बखूबी आप इस लोग इसको जानते होंगे मुझे लगता है। तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। आप जानते होंगे गगनयान के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको प्रश्न कराया था। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचालित एक ऐतिहासिक परियोजना है, जिसका उद्देश्य क्या है, भारत को अपने अंतरिक्ष यात्रियों, ठीक है, को अंतरिक्ष में भेजने वाले देशों की श्रेणी में क्या करना है, शामिल करना है। ये बड़ी योजना अपने आप में, इसका पहला चरण 2025 में पूरा हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा। नियोजित ऊंचाई क्या है, लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 5 से 7 दिनों तक। मिशन की अवधि 5 से 7 दिन तक है। प्रक्षेपण यान GSLV MK3, जिसे अब LVM3 भी कहा जाता है, जो इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। गगनयान की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2018 को इसकी घोषणा की थी। तो ये गगनयान के बारे में कुछ चीजें दे रखी हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक, मानव रहित मिशन, 2 मानव रहित परीक्षण मिशन पहले भेजे जाएंगे। एक परीक्षण यान 2024 में भेजा गया, जिसमें एक रोबोटिक महिला अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र थी। प्रथम मानव मिशन की संभावित तिथि 2025 के अंत तक होगी भैया आपका। गगन यात्रियों की चयन 4 भारतीय वायुसेना के पायलटों को रूस में प्रशिक्षण दिया गया है, जो जाएंगे, इनको रूस में दिया गया प्रशिक्षण। क्रू मॉड्यूल, जिसमें अंतरिक्ष यात्री रहेंगे। नंबर 1 में एक क्या है, एक चीज है क्रू एस्केप सिस्टम। इसमें क्या होगा, किसी आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने का सिस्टम, जिसे पहले सफलतापूर्वक परीक्षण किया चुका है, ये क्रू एस्केप सिस्टम। ये क्या है भैया, कोई इमरजेंसी होगी तो यहां से इसको सेव कर लिया जाएगा, बचा लिया जाएगा। जीवन समर्थन प्रणाली, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, अंतरिक्ष में ऑक्सीजन, तापमान, दबाव का प्रबंधन होगा इसमें। गगनयान के महत्व का महत्व या उसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है, गगनयान का महत्व देख लीजिए, के नहीं के भी सही है, लेकिन का कर लीजिए। भारत चौथा देश बन गया जाएगा भैया, रूस, अमेरिका, चीन के बाद चौथा देश बन जाएगा जो इसको करेगा। ठीक है, इसमें अपनी महारत हासिल करेगा, जो अपनी स्वदेशी तकनीकी से मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा। यानी कि रूस, अमेरिका, चीन भेज चुके हैं, अब भारत का नंबर है। ठीक है, और पाकिस्तान क्या कर रहा है, बम फोड़ रहा है, धा 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 धुम। भाई साहब गजब देश है अपने पाकिस्तान। ठीक है, एक मैं वीडियो देख रहा था पाकिस्तान का, तो एक महाशय जी आए, एक कुल्हाड़ी लिए हुए थे, कहते मैं तो जी भारत पे हमला कर दूंगा। मैं कहा यार क्या बात करते हैं, यहाँ पे हमारे परिवार में छोटा सा लड़का कुल्हाड़ी लेके दौड़ा लेता है, किसी को बताओ, वो कुल्हाड़ी लेके भारत पर हमला करेंगे, यार क्या बात करते हैं, मतलब हद कर दी है। उनके पास एक ही डर रहता है, एक ही वो क्या कहते हैं टेंशन रहता है, हम जो परमाणु हथियार देश हैं जी, हम तो बार बार, अरे क्या कीजिएगा परमाणु हथियार, वो घेर के मारेगा भारत भाई साहब। ठीक है, बहुत मारता है भारत। ठीक है, बचना नामुमकिन हो जाएगा, क्या कीजिएगा। चलिए ठीक है, और ऑपरेशन सिंदूर तो चलाई है, जानते होंगे, बहुत मारा भाई साहब। ठीक है, वीडियो देखा आप लोग, नहीं देखा पाकिस्तान का, देखो देखो कैसे मारा भारत ने, देखना चाहिए।
यह मिशन भारत के लिए तकनीकी आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक अनुसंधान और भविष्य के चंद्र और मंगल अभियानों की नींव को तैयार करेगा अपने आप में, ताकि ये जो आगे मिशन हमारे होंगे, इस मिशन के यानी गगनयान मिशन के माध्यम से इन मिशनों को क्या मिलेगा, मनोबल मिलेगा और आगे जो है हमारी गतिविधियां स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेक्टर में और तेजी के साथ बढ़ेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, वर्तमान सरकार हेल्थ, एजुकेशन और जो है डिफेंस में खूब इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं, तीनों सेक्टर बहुत मजबूत है अपने आप में, ठीक है। तीनों सेक्टर अगर मजबूत हो गए तो काम बढ़िया हो जाएगा। बाकी फूड के लिए तो आप जानते हो कि व्यापक स्तर पर जो है काम कर रही है सरकार। चलिए बताइए, गगनयान मिशन के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है भाई, सब पूछा, ध्यान रखिएगा, गलत मत कर देना। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन DRDO द्वारा संचालित एक ऐतिहासिक कदम है। बताओ सही गलत? गलत है। सही है या गलत है बताओ, जल्दी से इसका उत्तर बताओ, क्या होगा बताओ भाई, ये कथन सही गलत है? दूसरा पढ़ लो, भारत चौथा देश रूस, अमेरिका, चीन के बाद होगा जो अपनी स्वदेशी तकनीक से मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा। बताओ इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? फट से मुझे इसका उत्तर दो। ये नहीं सही है, DRDO गलत है। क्या होगा? इसरो होगा भैया, इसरो का ही मिशन है ये, ठीक है, इसरो का है, DRDO का नहीं है, ठीक है। तो बस क्या बता कौन सा सही नहीं है? एक नंबर नहीं सही है, तो बस एक, यानी कि केवल एक इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, अरे 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 भैया सी हो गया इसमें, लो लल्ला जी गलती हो गया ना, देखो इसमें कर दो ए, ठीक है, सही नहीं है, ए नहीं सही है भैया, सी कैसे लिख गया जी, कोई बात नहीं, ए कर दो, ठीक है। विश्व अस्थमा दिवस आप जानते होंगे भाई, ये हर साल मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस, आप जानते होंगे। और अभी 2025 वर्षा कह लग गया भाई, वर्ष 2025 में या 6 मई को मनाया गया या मनाया जाता है, ठीक है, मनाया गया कर दीजिए, मनाया गया, ठीक। और 2025 का जो विषय है यानी कि जो थीम है क्या है, मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल, सभी के लिए इनहेल्ड उपचार सुलभ बनाए अपने आप में। इसका उद्देश्य अस्थमा रोगियों के लिए इनहेल्ड दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जो रोग नियंत्रण और तीव्र हमलों के उपचार दोनों के लिए आवश्यक है। अस्थमा सांस की बीमारी होती है, आप जानते होंगे, बहुत लोग आजकल पीड़ित होते हैं। अस्थमा आजकल पॉल्यूशन से बहुत फैलता है अस्थमा, ठीक है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, इंसान कई बार एक्सपायर भी कर जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है अस्थमा। तो पॉल्यूशन एक सबसे बड़ा कारण है इसका, किसका? अस्थमा का, ठीक है। अस्थमा जो है पुराना श्वसन रोग है, इसे 2019 में लगभग 262 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। और जो है आप ये आंकड़ा जो दिख रहे हैं, ये इतने सारे आंकड़े हुए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 4,55,000 मौत इससे हुई है अस्थमा से। बहुत बड़ी बात अपने आप में ये, ठीक है। यह दिवस अस्थमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके प्रभावी प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस की शुरुआत 1998 में GINA यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अस्थमा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसकी देखभाल में सुधार करना है, ठीक है। तो ये एयरबॉर्न डिजीज है अपने आप में, ठीक है। विश्व अस्थमा दिवस 2025 मनाया गया, कब मनाया गया? 6 मई को, बी इज द राइट आंसर, ठीक। ऑपरेशन सिंदूर भैया, ये आप भी जानते होंगे, ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के बाद फिर सेना के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कहां पर हमने हमले किए, किस तरीके से किए, वो सब आप जानते हो कि शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, कि ये क्या है बेसिकली अपने आप में। तो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा मई 2025 में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई एक महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई है। ये 6 और 7 जो है कि रात में जो है ये ऑपरेशन किया गया। पहलगाम आतंकी हमला आपने देखा किस तरीके से हुआ था, बहुत दुखद घटना थी अपने आप में, कि जब एक पत्नी के सामने उसके पति को मारा जाता है। एक पत्नी के लिए उसके सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति 2 ही होते हैं, खासकर पुरुषों में, एक पिता और एक पति, ठीक है, और उसके बाद फिर माँ होती हैं, फिर अन्य लोग होते। तो अगर एक पत्नी के सामने, और सबसे बड़ी बात है भारतीय संस्कृति में एक पत्नी के लिए एक पति का रोल बहुत अहम होता है, मतलब आप सोच नहीं सकते, अकल्पनीय है अपने आप में। उनके सामने उनको गोली मार देना अपने आप में इस तरीके, और फिर निर्मम तरीके से अपने आप में बहुत बड़ी बात थी अपने आप में, बहुत निर्मम हत्या थी अपने आप में ये। और इसी के एवज में सरकार ने सबसे पहले क्या किया, जो है डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान पर सिंधु नदी जल समझौते को रद्द किया। उसके बाद जो फ्री वीजा नीति थी उसको भी रद्द किया। उसके बाद कई सारे अन्य चीजें बीच में की गई और उसके बाद
6 और 7 तारीख को, जहां एक और सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि 7 तारीख को मॉकड्रिल किया जाएगा, लेकिन सरकार ने 6 तारीख को ही क्या किया, जो है खुद ही मॉकड्रिल वहां पर कर दिया पाकिस्तान में। पाकिस्तान के 9 इलाकों पर जहां पर जस्कर मोहम्मद और अलग अलग संगठनों के लोग जो है वहां पर काम करते थे, और 9 ठिकानों पर सीधे जो है वहां पर हमला किया गया। और इस बात का भी संकेत दिया गया कि जो सिविलियन है, वहां के जो नागरिक हैं, वो हमारा टारगेट नहीं है, बल्कि वो जो टारगेट हैं जो इन आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं या जो आतंकवादी हैं। ठीक है, अभी वैश्विक स्तर पर सभी देशों ने सपोर्ट भी किया था। एक महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर आपसे कह दे रहा हूं कि भारत ने क्या किया है विगत कुछ वर्षों में, क्या भारत ने विगत कुछ वर्षों में क्या काम किया है वैश्विक पटल पर। बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके जानकारी की अनर्गल बातें नहीं हो रही, ठीक है, प्लीज सुनिएगा ध्यान से। भारत ने विगत वर्षों में जो है क्या क्या एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, और ये की कि अंतरराष्ट्रीय जगत का जो ध्यान है, ध्यान आकर्षण अपनी तरफ खूब खींचा। और भारत ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती को मजबूत किया। आप जानते होंगे, अगर आप घर भी कहीं पर बनाते होंगे, प्लॉट लेते होंगे, तो सबसे पहले क्या काम करते होंगे, पड़ोसी देखते होंगे, भाई पड़ोसी कैसा है कैसा नहीं, उसका बिहेव कैसा, उसके बाद आप रहते होंगे। ठीक है, मोहल्ला देखते होंगे वो कैसा है, क्यों, क्योंकि अगर पड़ोसी नहीं अच्छा है तो क्या होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जब भी आप घर बनाते होंगे तो आसपास कौन कौन से लोग रहते हैं इसका आप विशेष ध्यान देते होंगे। सरकार ने सबसे पहले अपने, जब सरकार वर्तमान सरकार सत्ता में आई तो उसने सबसे पहले जो काम किया वो क्या किया, पड़ोसियों के साथ समझौते मजबूत किए। और इसी के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान चले गए थे, भाई साहब बिना बुलाए चले गए थे। हाँ, अब बिना बुलाए चले गए थे पाकिस्तान चाय चर्चा करने। तो लोगों ने कहा कि अरे जी तुम पाकिस्तान कहां चले गए जी, बताओ हैं, ऐसे कैसे चला, बिना बुलाए चले जाओगे पाकिस्तान हैं। तो इस पर जो है, इस पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ उनका कि भाई क्यों चले गए थे तुम। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद सरकार ने, वर्तमान सरकार ने जो विदेश मंत्रालय उसको मजबूत किया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उन देशों की यात्रा की गई जिन देशों में एक लंबे समय तक 25-25, 35-35, 40-40 साल तक कोई प्रधानमंत्री यात्रा नहीं किया था। इनफैक्ट उन देशों की यात्रा भी की गई जहां पर आज तक कोई पीएम नहीं गया था। ये एक डिप्लोमेटिक चाल थी अपने आप में, देश को साथ लेने का एक बहुत बड़ा वो था, और अंतरराष्ट्रीय जगत पर सभी देशों के साथ मजबूत संबंधों को मजबूत करना था। ठीक है, और मजबूती के साथ, जिसमें अभी आपने देखा पहलगाम आतंकी हमले के बाद सबसे पहले प्रतिक्रिया रूस और अमेरिका किया कि यस आई एम विथ यू, बॉस तुम रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद फिर जापान, इजराइल, चीन ने भी हाथ खड़ा कर, ना जी हम तो ना लेंगे, क्योंकि चीन भी अगर इस मामले पर अगर पाकिस्तान का हाथ साथ देता तो ध्यान दीजिएगा मामला फिर गड़बड़ हो जाता अपने आप में। तो इस जो है चीजों पर बहुत व्यापक स्तर पर सरकार ने काम किया। और ध्यान दीजिएगा, युद्ध एक लास्ट विकल्प होता है। अगर आप एज ए जो है सिविल एस्पिरेंट या फिर आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अगर आप सोचेंगे तो जो है एकदम लास्ट ऑप्शन होता है, युद्ध एकदम लास्ट ऑप्शन होता है। किसी भी देश पर को अगर आपको डाउन करना है, अगर उस पर अगर क्या कहते हैं गाज गिरानी है, तो 2 तरीके इसके होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्या होता है, एक होता है डिप्लोमेटिक तरीका होता है। क्या होता है, डिप्लोमेटिक मेथड, डिप्लोमेटिक तरीके से चारों तरफ से उसको ऐसा घेरो कि कहीं का ना रहे। एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है, और एक क्या होता है, एक होता है सामरिक तरीका। ठीक है, सामरिक यानी कि युद्ध का रास्ता होता है। सरकार ने पाकिस्तान को सबसे पहले क्या किया, सिंधु नदी जल समझौता जो था उसको क्या किया, रद्द कर दिया, सिंधु नदी जल समझौता। अब हमारा देश एक ऐसा बिरला देश है कि जब सरकार कोई कदम उठाती है तो हम पॉलिटिकली हम इतने ज्यादा बेवकूफ बन जाते हैं कि हम अपनी सरकार का जो है सत्यानाश करने लगते हैं। इस पर भी लोगों ने कहा कि अच्छा जी कैसे तुम रोक दिए। ठीक है, लोगों ने क्रिस्टिफाई करना शुरू कर दिया केंद्र सरकार को कि भाई अभी तो कुछ कर ही नहीं रही, बड़ी बातें बोली। नहीं करना चाहिए, बात देश की आई। आपके अपने व्यक्तिगत मामले हो सकते हैं, आप किसी खास पार्टी से संबंधित हो सकते हैं, नो डाउट आपको प्रतिक्रिया देने का भी हक है, लेकिन जब बात नेशनल सिक्योरिटी की आती है तब जो है हमेशा देश के साथ खड़े रहना चाहिए। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो सिंधु नदी जल समझौता रद्द किया गया, जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने कभी नहीं की होगी। जितना आप आसान समझते हैं ना सिंधु नदी जल समझौते को, ये इतना आसान है नहीं, ये बहुत कठिन काम था। और जो मेरी एनालिसिस है इस मामले पर, सरकार ने एकदम से इस पर निर्णय नहीं लिया होगा कि जाओ जी हम तो बंद करते हैं, ना करते। भाई साहब अंतरराष्ट्रीय मामला है, मध्यस्थता विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई थी अपने आप में। बहुत इस पर कई सारे जो चीजें इस पे हैं, ऐसे नहीं लगा दिया गया होगा इस पर प्रतिबंध। इस पर
भारत सरकार को कई अन्य देशों की प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती थी अपने आप में, लेकिन सरकार ने विगत वर्षों में जिस तरीके से अपनी डिप्लोमेसी को चलाया, जिस तरीके से अपने आप को स्थापित किया, और आप जानते होंगे सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से भारत सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा हुआ है। ऐसे में किसी देश की हिम्मत नहीं हुई इस मामले पर बोलने की। तो सबसे पहला काम यह किया कि भैया हम इसको रद्द करते हैं। इसके बाद जो फ्री वीजा वाला सिस्टम था, आप जानते होंगे जो भी देश थे, ठीक है, इस संगठन के अंतर्गत, ठीक है, तो फ्री वीजा सिस्टम को खत्म किया कि भैया अब आपके यहां से, पाकिस्तान के यहां से जो आपके खास लोग हैं वो फ्री वीजा पर नहीं आ पाएंगे। इसके बाद क्या काम किया, जो भी लोग पाक नागरिक थे जो यहां पर रह रहे थे, उनको कहा भैया तुम जाओ। इसके अलावा भी हवाई यात्राएं रोक दी गई और कई सारे अन्य डिप्लोमेटिक चीजें यहां पर की गई पहले, युद्ध के पहले, यानी कि जब 6-7 तारीख को जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसके पहले तक ये काम किया गया। उसके बाद क्या हुआ, 7 तारीख को सरकार की द्वारा घोषणा की गई कि भैया मॉक ड्रिल करेंगे रात में, लेकिन उसके पहले ही 6 की रात में ही क्या किया गया, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या किया गया, पाकिस्तान के जो है 9 जगहों पर जो है अटैक कर दिया गया अपने आप पे, और उन आतंकवादी कैंप्स को निशाना बनाया गया अपने आप पर, और 90 से अधिक जो आतंकवादी को मार गिराया गया अपने आप में। ठीक है, तो ये एक बात ध्यान रखिएगा। अब ये जो काम होता है ये अंतिम वाला होता है कि भैया ना जी रहने दो, अब तो हम करेंगे, ठीक है। लेकिन सरकार ने इस बार बड़ा अच्छा काम किया कि पहले चोट कहां पर मारी, दिल पे मारी चोट है, ठीक है। जब दिल घायल होता है ना भाई साहब तो कुछ समझ नहीं आता है, सही तरह हूं, ठीक है। दिल घायल अगर हो जाता है तो मामला बहुत बिगड़ जाता है। सरकार ने यही काम किया इस बार, दिल पे चोट मारी कि लाओ हम तो सब खत्म करते हैं, जाओ। ठीक, एक बात, ये जो सिंध नदी जल समझौता है, ये आप भी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इसका कितना ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। एक बहुत बड़ी आबादी जो है सिंध नदी जल समझौते के अंतर्गत इरिगेशन पानी का यूज करती है, इरिगेशन के लिए इसका यूज करती है, पीने के ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करती है, इरिगेशन के लिए यूज करती है, और कई अन्य गतिविधियों के लिए भी यूज करती है। अगर पानी बंद हो गया भाई साहब, हाय हो जाएगी, बिल्कुल पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में अलग अलग जो राज्य हैं वहां के, जैसे बलूचिस्तान हो गया और कई अन्य प्लेसेस हो गए, वो ऑलरेडी पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ ऑलरेडी खड़े हैं, और अगर इधर से हमने कुछ कांड किया तो उधर वो अपना मामला हो जाएगा। क्या पता इस बार सुनने में बलूचिस्तान फ्री हुआ, नया देश बन गया, ठीक है। पाक अधिकृत कश्मीर जो है, पीओके जो है भारत में आ गया। देखते हैं क्या होता है। हालांकि तो ये विकल्प लास्ट में होता है, लेकिन इस बार सरकार ने पहले इधर काम किया फिर इधर काम किया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आगे। तो ये कई ठिकानों पर जो है वहां पर जो है हमले किए गए, और जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में हुआ था, क्योंकि पहली बार हुआ था कि किसी टूरिस्टों को जो है इस पर निशाना बनाया गया था। और आप जानते होंगे, मैंने पहले भी कहा था कि जब से 370 हटा, जब से 370 हटा, हालांकि 370 हटने के बाद भी भारत के कुछ महान लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि है जी क्यों हटा दिया, 370 क्यों हटा दिया। भारत में भी ऐसे लोग कम नहीं है जो अपने देश के खिलाफ हो जाते हैं, क्या ही किया जाएगा उनके लिए। 370 हट गया तब, उसके बाद भी लोग हाय तौबा मचा रहे थे, क्यों हटा दिया, लेकिन हटा दिया गया। 370 हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप देखते होंगे, अगर आप नॉलेजेबल बंदे होंगे तो आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, में के अंतर्गत हेल्थ में, एजुकेशन में और बाकी चीजों में जो है बहुत व्यापक स्तर पर काम किया गया। और इसके फसल जो हुआ, फायदा हुआ, वो ये हुआ कि वहां पर टूरिस्टों का जो है आवागमन बहुत तेजी साथ हुआ, और टूरिस्ट वहां पर बहुत ज्यादा आने लगे। तो ये चीजें नागुजार गुजरी पाकिस्तान को, और वहां पर उसके थ्रू जो है आतंकी हमला कर दिया गया, टूरिस्ट ना आए से। ऑपरेशन सिंदूर मुख्य बिंदु क्या है, लक्ष्य पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय सहित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर नष्ट करना, और किया गया। स्थान पाकिस्तान का बहावलपुर क्षेत्र, जो जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर का गढ़ माना जाता है। ये सब जो है, आप जितने भी आतंकी हमने देखे होंगे पहले, संसद पर हमला हो, 9/11 हमला हो, ऐसे कई सारे हमले जो हुए हैं, ये सब इन्हीं के मद्देनजर हुए थे, ठीक है। तो इनको खत्म कर दिया गया है। अब प्रश्न आपके सामने कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा मई 2025 में निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के तहत, किस ऑपरेशन होगा, किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन जम्मू, ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन सिंदूर, बस हो गया, इज द राइट आंसर, ठीक। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 यह भी हाल ही में जारी की गई है, और इसमें कई सारी बातें लिखी गई हैं। इसके सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले ग्लोबल विंड रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल यानी कि GWEC के द्वारा जारी की गई है। यह पॉइंट आपको याद रखना है कि किसने जारी किया है, ठीक है।
चलिए आगे, यह रिपोर्ट 2025 में वैश्विक पवन ऊर्जा उद्योग की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करती है, एनालिसिस करती है। रिपोर्ट में पवन ऊर्जा क्षमता में वृद्धि, प्रमुख रुझान, इस क्षेत्र में चुनौतियों पर चर्चा की गई है। और आप जानते हो कि सरकार रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पर खूब काम कर रही है। ठीक है, कुछ आंकड़े हैं वैश्विक पवन ऊर्जा क्षेत्र की स्थिति 2024 के आंकड़े के अनुसार। तो नई स्थापना 2024 में वैश्विक स्तर पर 117 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई, जो अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है। इसके अलावा कुल स्थापित क्षमता जो है, इसमें वैश्विक कुल पवन ऊर्जा क्षमता 1036 गीगावाट तक पहुंच गई है। प्रमुख योगदानकर्ता जो देश हैं पवन ऊर्जा में, वो कौन? चीन है 79.8 गीगावाट, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, फिर जर्मनी है, फिर आपका भारत है, ये देखिए 3.4, ठीक है, गीगावाट। ये आप लोग क्या करिएगा, इसको याद रखिएगा। फिर आपका लास्ट में ब्राजील है। 2025-30 पूर्वानुमान जो लगाया गया, उसमें GWEC का अनुमान है कि 2030 तक वैश्विक पवन ऊर्जा क्षमता में 981 गीगावाट की वृद्धि होगी, जिससे कुल क्षमता लगभग 2117 गीगावाट तक पहुंच सकती है। भारत में पवन ऊर्जा की अगर बात कर रहे हैं तो कुछ आंकड़े सामने दिए गए हैं। तो भारत में 31 मार्च 2023 तक, ये 23 नहीं होगा भैया, 25 होगा शायद, है ना, 25 होगा, 25 होगा ये, ठीक है। 31 मार्च 2025 तक 50.04 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा स्थापित कर ली गई है। और भारत ने 2024-25 में पवन ऊर्जा क्षमता में 4.15 गीगावाट की वृद्धि की है अपने आप पे, ठीक है। आगे 2025 में भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्यों के अंतर्गत गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु हैं। और भविष्य की संभावनाओं की अगर बात करते हैं तो भारत में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और नीति समर्थन के माध्यम से अधिक वृद्धि की संभावना है। आप जानते होंगे सरकार जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर जो है बढ़ावा दे रही है इसको, और इसकी अंतर्गत पवन ऊर्जा में आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। आगे ये पॉइंट आपके सामने लिखा है कि अभी हाल ही में ये जो ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 जारी की गई, इसके संदर्भ में आपको कुछ कथन लिखे हैं, बताना है कौन सा कथन सही है। नंबर 1, भारत ने वर्ष 2024-25 में पवन ऊर्जा क्षमता में 4.15 गीगावाट की वृद्धि की है, ठीक बात है। और भारत में 31 मार्च 2023 तक, ये शायद 25 होगा संभवतः, इसको जरा एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, वैसे मैं सही देख लूंगा क्या है ये शायद 2025 है जहां तक हमको लग रहा है, ये शायद 2023 नहीं है, 2025 है, ठीक है। तो 2025 तक 50.04 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल की है, बिल्कुल सही बात है। और ये आपका सी वाला कथन हो जाएगा सही, ठीक है, दोनों कथन सही है। चलिए अब आपके सामने प्रश्न है, नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? कौन सा देश था आप बताइए कमेंट करके, ठीक है। बाकी ये पीसीएस का हमारा बैच चलता है, तो आज मैं बहुत डिटेल्स में नहीं बताऊंगा कि ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और अगर पीसीएस में अगर आपको एडमिशन लेना है और आगे अगर आपको आरओ तैयारी करनी है तो पीसीएस के माध्यम से आप आरओ की भी तैयारी 2026 की कर सकते हैं, जो कि नई वैकेंसी आने वाली है। उसके लिए आप यहां पर 8660440920 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। पीसीएस 2025 लिख करके आप यहां पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। फिर आपको कॉल आएगी और फिर आप बात कर लीजिएगा, ठीक। बाकी अब आपके सामने प्रश्न है मुख्य परीक्षा का कि किसी भी देश के लिए युद्ध कितना तर्कसंगत या आवश्यक होता है, समीक्षा कीजिए। इस पर आप लोग जो है अपनी एनालिसिस कीजिएगा इस पर, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। मिलेंगे कल हम लोग, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस
15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।